यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। ये बीए फर्स्ट ईयर एजुकेशन फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास है। इसके अंदर हमारी सेकंड यूनिट चल रही थी और सेकंड यूनिट में आज हम एजुकेशन फॉर नेशनल इंटीग्रेशन कराएंगे, राष्ट्रीय एकीकरण हेतु शिक्षा। ये आज का हमारा टॉपिक है, एजुकेशन फॉर नेशनल इंटीग्रेशन। जैसे कि हम जानते हैं, शिक्षा का समाज में या देश के लिए बहुत मुख्य स्थान होता है। शिक्षा एक साधन होता है किसी भी राज्य के लिए अच्छी भावनाएं पैदा करने के लिए, चाहे वो नैतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो। और राष्ट्रीय एकता भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिसे शिक्षा के द्वारा छात्र छात्राओं में, नवयुवकों में पैदा करने का प्रयास शिक्षा के माध्यम से किया जाता है। तो ये भी एक प्रकार का शिक्षा का एक कार्य है, देश के अंदर राष्ट्रीय एकीकरण करना। शिक्षा अगर इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती है, ये काम नहीं करती है, तो शिक्षा बेमानी है। क्योंकि कोई भी राज्य या कोई भी देश ये नहीं चाहता कि शिक्षा देश को बांट दे या समाज के जो लोग हैं उनके अंदर अंतर पैदा करना सिखाए, उनकी को आपस में मिलने के बजाय एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर दे। शिक्षा का मेन कार्य यही है कि वो सारे लोगों के अंदर एकता लाए। भारत जैसे देश में जहाँ पर विभिन्नताएं बहुत ज़्यादा हैं, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो जातीयता के आधार पर हो, चाहे क्षेत्र के आधार पर हो, यहाँ पर अनेक प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती हैं। और हमारे जैसे देश में राष्ट्रीय एकीकरण की शिक्षा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि राष्ट्रीय एकीकरण या राष्ट्रीय एकता होती क्या है। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र के निवासियों में भावनात्मक और आंतरिक एकता अगर पाई जाएगी तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर राष्ट्रीय एकीकरण है। क्योंकि हमारे देश में अनेक प्रकार की जातियां हैं, धर्म हैं, संस्कृति हैं, संप्रदाय हैं और बहुत से प्रांत भी हैं। और इनकी वजह से आपस में जो है अंतर देखने को मिलता है। और इतनी भिन्नताओं के होने के बावजूद भी अगर हम इन भिन्नताओं को आत्मसात कर लें और मिलकर देश के हित के बारे में सोचें, अपनी संकीर्ण जो हित हैं उन्हें त्याग कर देश हित को सर्वोपरि रखें, तो वही राष्ट्रीय एकीकरण कहलाता है। यह राष्ट्र की उन्नति के लिए प्रतिभाग करना ही राष्ट्रीय एकीकरण कहलाता है। इसका उद्देश्य होता है राष्ट्र की प्रगति की उत्कृष्ट आकांक्षा करना। इसके अलावा हमारे देश प्राचीन काल से इसी कारण से गुलामी झेलता आ रहा है। हमारे देश की जनसंख्या अच्छी खासी है, लेकिन हम राष्ट्रीय एकीकरण ना होने की वजह से, क्योंकि हमारा देश अलग अलग भागों में, चाहे वो भौगोलिक हो, चाहे सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। हर राज्य की अलग भाषा है, अलग संस्कृति है, पहनावा अलग है, रीति रिवाज अलग हैं। और इस वजह से हमें जो है बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा है। और विदेशी शासक हमारे ऊपर आसानी से हमारी इन्हीं कमज़ोरियों की वजह से शासन कर पाए। कुछ लाखों की संख्या में लोग विदेश से आए, हज़ारों की संख्या में आए और करोड़ों लोगों पर आसानी से शासन कर सके, क्योंकि हमारे अंदर राष्ट्रीय एकता की कमी थी। अब हमारा देश आज़ाद हो गया और जब आज़ादी का आंदोलन चला तो प्रत्येक व्यक्ति ने जाति, धर्म, क्षेत्रीयता से ऊपर उठकर विदेशी शासकों से मुक्ति के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में प्रतिभाग किया। और इस प्रकार राष्ट्र के अंदर राष्ट्रीय एकीकरण की भावना जागृत हुई और इसकी वजह से ही हमारे देश को स्वतंत्रता मिल पाई। इसी के मद्देनज़र डॉक्टर शिमाली ने लिखा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत पृथकता की भावना फिर उत्पन्न हो गई।
जब हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, उस वक्त हम सारे लोग एक थे और विदेशी शासकों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयासरत थे। लेकिन जैसे ही देश को आज़ादी मिली, हमारे यहाँ पर पृथकता की भावना शुरू हो गई, क्योंकि हमारे यहाँ पर जब हमारे देश को आज़ादी मिली, उस वक्त हमारा देश दो भागों में बट गया। एक पाकिस्तान बना और एक हिंदुस्तान बना। और हिंदुस्तान में भी अलग अलग राज्य थे जो समय समय पर भारत के हिस्सा हो गए, भारत संघ के हिस्सा हो गए। और उनमें से कुछ ऐसे थे जिन्होंने भारत के अंदर जो उनका मिलन था वो कुछ समय के पश्चात हुआ, और उसके अनेक कारण थे। उनकी क्षेत्रवाद था, या धर्म आधार हो सकता है, या भाषा हो सकती है। इसके अलावा जब भारत स्वतंत्र हो गया और उसके बाद राज्य बनने का, राज्यों के रूप में अलग अलग भागों में जब बांटा गया, जब बटा, तो उस वक्त भी जो है भाषा और संस्कृति का बहुत ज़्यादा प्रभाव हमें देखने को मिला। भाषा के आधार पर कुछ लोगों ने अलग राज्य की मांग तक करी, और इस तरीके से पृथकता का जो वृद्धि थी वो हमारे देश में देखने को मिली। डॉक्टर संपूर्णानंद ने लिखा है, स्वतंत्रता के बाद के वर्षों में भारत में अनेक क्षेत्रों में प्रगति की, भारत ने बहुत से क्षेत्रों में तरक्की करी, लेकिन इन वर्षों में राष्ट्रीय जीवन में पृथकता की प्रवृत्ति में भी उत्तरोत्तर वृद्धि भी अवलोकित होती है। हमने बहुत से क्षेत्रों में तरक्की करी, लेकिन हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय जीवन में पृथकता भी देखने को मिली, और इस पृथकता के बहुत से कारण थे, और इन सबको दूर करने का हमें प्रयास करना चाहिए। और जब हम ये ऐसे प्रयास करते हैं तो हम राष्ट्रीय एकीकरण को प्रोत्साहित करते हैं। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय एकीकरण की परिभाषाओं की। राष्ट्रीय एकीकरण को समझने के लिए इन परिभाषाओं का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। राष्ट्रीय एकीकरण एक मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक प्रक्रिया है जिसमें लोगों के दिलों में एकता, घनिष्ठता, सामंजस्यता की भावना तथा आम नागरिकों के बोध और राष्ट्र के प्रति वफादारी की भावना का विकास शामिल है। वी.एस. माथुर ने कहा है कि ये क्या है, अपने आप में शैक्षिक प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, और इसके अंदर क्या होता है, लोगों के दिलों में एकता, घनिष्ठता और सामंजस्यता की भावना पैदा होती है, और आम नागरिक इसका बोध कर राष्ट्र के प्रति वफादारी दिखाते हैं, वफादारी की भावना अपने अंदर विकसित करते हैं। और जब ये सब कुछ होता है तो उसे राष्ट्रीय एकीकरण कहते हैं। इसके बाद हम डॉक्टर जी.एस. बेदी की परिभाषा देखेंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ है देश के विभिन्न राज्यों के व्यक्तियों में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषा विषयक विभिन्नताओं को सहनीय सीमा के अंतर्गत रखना और उनमें भारत की एकता का समावेश करना। उन्होंने कहा कि हमारे देश में अलग अलग राज्य हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों के जो लोग हैं उनमें आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक और भाषा जैसे जो भिन्नताएं पाई जाती हैं, उन भिन्नताओं को एक ऐसी सीमा में रखना ताकि एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य के व्यक्ति को की जो सीमा से बाहर ना हो, मतलब सहनीय सीमा से बाहर ना हो, कोई ऐसा काम ना करे जो दूसरे को बुरा लग जाए। और जब हम दूसरे की भावनाओं को ध्यान में रखकर अपने हितों की रक्षा करते हैं तो उससे राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा होती है। इसके बाद एस के मूर्ति ने परिभाषित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय एकीकरण का अभिप्राय देश के नागरिकों में एकता का भाव होना है, और ये विभिन्नताओं में एकता उपलब्ध कराने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक एकता को सम्मिलित किया जाता है। राष्ट्रीय एकीकरण का मतलब होता है नागरिकों के अंदर एकता का भाव पैदा करना, और एकता पैदा करने के अलावा और ये कुछ भी नहीं है। और ये एकता राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक और संवेगात्मक सभी रूप से होनी चाहिए। ये सारे के सारे तत्व इसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। अगर किसी भी देश की प्रगति चाहते हैं तो उसके अंदर राष्ट्रीय एकीकरण होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जो देश की एकता के लिए खतरनाक होते हैं, देश की एकता में बाधक बनते हैं। अब हम उन तत्वों की बात करेंगे, उन कारकों की बात करेंगे जो राष्ट्रीय एकता में बाधक बने हुए हैं, राष्ट्रीय एकता होने से रोकते हैं। पहला जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है भारत में राष्ट्रीय एकता के बीच में जो रोड़ा है, वह है जातिवाद। जातिवाद की वजह से हमारा देश अलग अलग समूहों में बटा हुआ है। हमारे राजनेता जाति के आधार पर वोट मांगते हैं, लोगों को जाति के आधार पर इतना ज़्यादा बांट रखा है। समाज पूरी तरीके से जाति के से बटा हुआ है और ये जातिवाद देश की एकता के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जवाहरलाल नेहरू ने जातिवाद की हानियों के प्रति संकेत करते हुए कहा था कि मैं समझता हूँ कि भारत में एक अर्थ में सबसे बुरी वस्तु यहाँ की जाति प्रथा है। आप बहस करते हैं कभी जनतंत्र की, कभी समाजवाद की और किस किस की। इन सभी में चाहे प्रजातंत्र हो चाहे समाजवाद हो, उसमें कहीं भी जाति प्रथा नहीं आ सकती। ये प्रथा सभी तरह की प्रगति की विरोधी है। जाति पाति में रहते हुए आप ना तो समाजवाद पर पहुंच सकते हैं ना वास्तविक प्रजातंत्र पर। जाति प्रथा देश और समाज को टुकड़ों और पृथक पृथक भागों में विभाजित करती है। इस प्रकार वह मिलने का नहीं वरन विभाजन का कारण बनती है। आज जाति प्रथा एकदम पुरानी और हानिकारक बन गई है। इस प्रकार उन्होंने अपने वक्तव्य में जातिवाद से भारत देश को होने वाले नुकसानों के बारे में अवगत कराया। अगली जो सबसे बड़ी बाधक तत्व है वह सांप्रदायिकता। भारत जैसे देश में जहाँ पर अलग अलग संप्रदायों के लोग रहते हैं और कुछ कारणों से जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सांप्रदायिक भावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई, सांप्रदायिकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई और सांप्रदायिकता हमेशा राष्ट्रीय एकता की कट्टर होती है। महात्मा गांधी जी ने जीवन भर सांप्रदायिकता के विरुद्ध संघर्ष किया। उनका बलिदान सांप्रदायिकता की ही वजह से था और विभिन्न संप्रदाय अपना संगठन बनाकर अपने हित में कार्य करते हैं और इसमें कोई आपत्ति भी नहीं है। लेकिन अगर कोई संगठन समाज में फूट या मतभेद या घृणा या द्वेष की भावना फैलाता है तो इससे राष्ट्रीय एकता की भावना स्थापित नहीं हो सकती। उसके अंदर ये एक बाधक तत्व बन जाता है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा था, सांप्रदायिकता एक प्रकार का अधर्म है। आखिर धर्म क्या है? जो समाज को धारण करता है, समाज को बनाए रखता है, वही धर्म है। धारणता धर्मा इति आहु, क्योंकि ये समाज को एक बनाए रखता है, इसी कारण सब कुछ ठीक चलता रहता है। हम इसी को धर्म मानते हैं। जो समाज को विभाजित करता है, समाज में फूट डालता है, मतभेद पैदा करता है, घृणा व द्वेष जगाता है, वह अधर्म है। राधा कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि सांप्रदायिकता की जो भावना है अपने आप में अधर्म है, क्योंकि धर्म समाज को धारण करता है, समाज को एक बना के रखता है और जो समाज को एक बना के रखे वही धर्म है। और जो समाज में नफरत पैदा करे, एक दूसरे को विभाजित कर दे, अलग अलग समाजों में बांट दे, वो क्या है? अधर्म है। इसके अलावा तीसरा जो हानिकारक तत्व है, जो बाधक बना हुआ है, वो है भाषावाद। क्योंकि हमारे देश में कुछ दूरियों के बाद जो है भाषाएं बदल जाती हैं। हर 100 किलोमीटर के बाद हमारे देश में बोलियां बदल जाती हैं। हर राज्य की अपनी एक अलग भाषा है और ये भाषावाद जो है हमारे देश की एकता में बहुत बड़ा बाधक बना हुआ है। ये देश को एकता के सूत्र में बंधने नहीं देता। जब भारत आज़ाद हुआ तो हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रोत्साहित किया गया ताकि पूरा देश एक ही भाषा में बंध जाए। लेकिन दक्षिण के कुछ राज्यों ने, जहाँ पर हिंदी
उन भाषा नहीं होती है, उनकी मातृभाषा नहीं है, उन्होंने इसका विरोध किया और उनके अंदर ये संशय था कि अगर हिंदी को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा तो हिंदी भाषी वाले जो लोग हैं उन्हें सरकारी नौकरी में और चीज़ों में समस्या का सामना करना पड़ेगा। इस वजह से हिंदी का बहुत ज़्यादा विरोध हुआ और भाषावाद हमारे देश की राष्ट्रीय एकता में एक बाधा उत्पन्न करती रही है। इसके अलावा अगला पॉइंट है क्षेत्रीयता की भावना। प्रत्येक क्षेत्रवासी अपनी संस्कृति को बढ़ावा, अपनी जो है समाज को बढ़ावा देने की भावना से आगे बढ़ता है और हर प्रदेश का व्यक्ति चाहता है कि हमारी जो संस्कृति है उसे उच्च माना जाए, उसे बढ़ावा दिया जाए और इसके लिए कभी कभी वह दूसरों की संस्कृति और सभ्यता को निम्न समझने लगते हैं और इसकी वजह से देश के अंदर एकता की भावना विकसित नहीं हो पाती। डॉक्टर संपूर्णानंद कहते हैं कि आज दक्षिण भारत के निवासी ये कहते हैं कि हम तो भारत से पृथक हो जाएंगे। जिनके पास अधिक धन है वह सोचते हैं क्या हम स्वतंत्रता की रक्षा कर सकेंगे? क्या तमिलनाडु के निवासी भारत से पृथक होकर अपने राज्य की रक्षा कर सकेंगे? वह स्वयं भी डूबेंगे और अन्यों को भी ले डूबेंगे। इसी कारण ऐसा सोचना भयानक बात है। डॉक्टर संपूर्णानंद के वक्तव्य से स्पष्ट होता है कि अगर हर राज्य का व्यक्ति अपने आप को अलग समझे और जिनके पास धन है वह ये सोचने लग जाएं कि वो कैसे स्वतंत्रता की रक्षा कर सकते हैं या जो भाषाई रूप से पृथक हैं या क्षेत्र के हिसाब से अलग हैं, वो ये सोचने लग जाएं कि हम अलग होकर ज़्यादा तरक्की कर पाएंगे, तो इससे क्या होगा, देश में जो है अनेकता आ जाएगी, देश टूट जाएगा और ये देश के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होगा। इन भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए बहुत से राज्यों में कुछ राजनीतिक दल भी पैदा हुए और उन्होंने राजनीतिक सत्ता भी प्राप्त कर ली, जैसे कि तेलुगु देशम, द्रविड़ मुनेत्र करणम दल। इस तरीके से बहुत से राजनीतिक दल हुए जो क्षेत्रवाद को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। इसके बाद जो अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो देश की एकता में बाधक है वह है दूषित शिक्षा प्रणाली। हमारे देश की जो शिक्षा प्रणाली है उसके अंदर ये एक समस्या है कि वो नव युवकों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की पूर्ति करने में सक्षम नहीं है। अगर शिक्षा प्राप्त करने के बाद नवयुवकों का जो भविष्य है वो अंधकार में हो तो ऐसी शिक्षा का क्या फ़ायदा। अगर शिक्षा आपको व्यापार नौकरी करने के अवसर नहीं देती है तो वो शिक्षा अपने उद्देश्य पर खरी नहीं उतरती है। ऐसी शिक्षा की वजह से देश के अंदर जो है बहुत ज़्यादा मतभेद पैदा हो जाते हैं, अव्यवस्था फैल जाती है और सैद्धांतिक और व्यवहारिक बहुत सारे मतभेद पैदा हो जाते हैं। इस प्रकार शिक्षा की जो दूषित प्रणालियां हैं वो समाज में एकता के बजाय और नफरत पैदा कर देती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि ऐसे पाठ्यक्रमों को सम्मिलित किया जाए जो एक दूसरे की भावनाओं की कदर करें। जब एक राज्य का बालक शिक्षा ग्रहण करके दूसरे राज्य में जाता है तो उसे जो है नफरत के साथ देखा जाता है और अगर हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी होगी कि वो सारे पाठ्यक्रम इस प्रकार के होंगे कि वो सबकी भावनाओं को समायोजित करें, अपने अंदर समावेश करें और जो है दूसरे की भावनाओं की इज्जत करें, व्यापार और बेरोजगारी की समस्याओं से मुक्ति दिलाएं, तो हमारा जो देश है वो एकता के सूत्र में आसानी से बंध जाएगा। इसके अलावा आर्थिक असमानता भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आर्थिक असमानता हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ पर 10% लोगों के पास 90% लोगों के पास जितना धन है वो सारा का सारा 10% लोगों के पास है। इतनी ज़्यादा भिन्नताएं, मतलब हमारे देश में
आर्थिक रूप से इतनी ज़्यादा परेशानी है कि एक आदमी बहुत अमीर है तो एक आदमी बहुत ज़्यादा गरीब है। अमीर और गरीब के बीच में बहुत ज़्यादा खाई पैदा हुई हुई है और इसकी वजह से देश के अंदर जो है एकीकरण की भावना पैदा नहीं हो पाती, क्योंकि कुछ लोग अमीर से और अमीर होते चले जा रहे हैं और कुछ गरीब से और ज़्यादा गरीब होते चले जा रहे हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा अलग अलग योजनाएं चलाई जाती हैं, जैसे कि पंचवर्षीय योजना। इनका इसमें एक योजना का तो उद्देश्य ही देश में से निर्धनता और आर्थिक असमानता दूर करना था, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। हमारे देश में शिक्षित बेरोजगारों की पूरी फौज तैयार हुई हुई है। इस तरीके से आर्थिक असमानता राष्ट्र की एकता में बहुत बड़ी बाधक बन जाती है और देश को जो है एक होने में रोकती है। इसके अलावा नैतिक पतन, जब इंसान के पास रोजगार नहीं होगा, शिक्षा नहीं होगी, तो उसे आसानी से बहकाया जा सकता है और नैतिक पतन होने की वजह से इंसान जो है राष्ट्रीय एकता की बात ना करके सिर्फ स्वार्थ की बात करता है। उसके अंदर अनुशासन नहीं रहता और अपने कर्तव्य के प्रति वो उदासीन हो जाता है और कर्तव्यहीनता की वजह से ही हमारे समाज में बहुत सी प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती हैं, जैसे कि भ्रष्टाचार की समस्या। एक आदमी दूसरे आदमी पर विश्वास नहीं करता, आदमी के कथनी और करनी में अंतर हो जाता है और ये सारी चीज़ें राष्ट्रीय एकता में बहुत बड़ी बाधक बन जाती हैं। इसके अलावा भारतीय संस्कृति के प्रति उदासीनता, आज का जो नवयुवक है वो पाश्चात्य जो शिक्षा है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है। वो भारतीय संस्कृति के प्रति उस उदासीन होता चला जा रहा है। जो अंग्रेजी शासकों ने जो उद्देश्य बनाए थे, उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम आज भी अंधे होकर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और यही कारण है कि आज हम अपनी जो सांस्कृतिक विरासत है उसे भूलते चले जा रहे हैं और अपने गौरवमयी सांस्कृतिक विरासत का लाभ उठाने के बजाय दूसरों की तरफ मुंह ताक रहे हैं। अगर हम अपने पूर्वजों के द्वारा अर्जित ज्ञान का ध्यान दें, उस पर गर्व महसूस करें, उसे अपने जीवन में उतारें, तो हमें किसी और की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास बहुत कुछ है, आध्यात्मिक रूप से हम बहुत ज़्यादा समृद्ध हैं। इसके अलावा जातियाँ, उपजातियाँ हमारे देश में जो है उदासीनता और असमानता की भावना पैदा करने में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाती हैं। एक प्रकार से ये बाधक बनी रहती हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह चुनाव पद्धति। हमारे देश में जो चुनाव की पद्धति है उसके अंदर समस्या है। राजनीतिक दल जो है जाति देखकर टिकट देते हैं। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर एक दूसरे के अंदर बुरी भावनाएं पैदा करी जाती हैं। राजनेताओं का फूट डालो राज करो की नीति के तहत वो काम करते हैं। एक आदमी को दूसरे आदमी के प्रति नफरत पैदा कराते हैं और टिकट देते समय ये देखते हैं कि वहाँ पर किस जाति के लोग सबसे ज़्यादा हैं और उसके आधार पर ही टिकट दिया जाता है। देश की बात कोई नहीं करता, सिर्फ जातिवाद, बहुमत की बात सब करते हैं। इससे हमारे देश के अंदर एकता के बजाय और अनेकता पैदा हो जाती है। लोगों के बीच में एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा हो जाती है। ये हमारी चुनाव पद्धति की ही समस्या है, जिसकी वजह से राष्ट्रीय एकता में जो है समस्या आती चली जा रही है। इसके अलावा अंग्रेजी भाषा भी राष्ट्रीय एकता में एक बाधक तत्व है, क्योंकि ये भेदभाव का कारण बनी हुई है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर हमें अंग्रेजी भाषा नहीं हम सीखेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, हम मूर्ख लोगों की श्रेणी में आ जाएंगे। और जो अंग्रेजी भाषा जानते हैं वो अपने आप को ज़्यादा उच्च समझते हैं। उत्तर और दक्षिण के लोगों में अंग्रेजी भाषा को लेकर हमेशा लड़ाई होती रहती है और भारत सरकार भी इस समस्या
को दूर करने के लिए ढुलमुल नीतियाँ अपनाती रहती है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर एकता के पथ में बहुत से व्यवधान आके खड़े हो जाते हैं। और अगर इन समस्याओं का समाधान करना है तो हमें राष्ट्रीय भाषा हिंदी को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसके अलावा हमारे देश के जो कानून हैं उनके वो भी हमारे देश में एकता में बाधक बन जाते हैं कभी कभी। हमारे देश में क्योंकि अलग अलग संप्रदायों के धर्मों के अनुयायी रहते हैं और उन्हें अलग अलग दृष्टि से देखकर उनके लिए कुछ कानूनी प्रावधान किए गए हैं जो आपस में भिन्नता पैदा करते हैं, जैसे विवाह संबंधी या तलाक संबंधी कानून। ये सब अलग अलग हैं जिसकी वजह से एक ही देश के निवासियों के लिए अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं बन जाती हैं और जो कि राष्ट्रीय एकता में बहुत बड़ी बाधक है। इसके अलावा अल्पसंख्यक लोग भी राष्ट्रीय एकता में कभी कभी समस्या पैदा कर देते हैं। हमारे देश में लगभग सभी धर्म के लोग पाए जाते हैं। हिंदू धर्म के अतिरिक्त जितने भी सभी लोग हैं बाकी सब अल्पसंख्यक वर्ग के अंदर आ जाते हैं। अल्पसंख्यक वर्ग के अंदर कुछ धर्म ऐसे हैं जो हमारे भारत देश में ही जिनका जन्म हुआ, जिनका मूल भारत देश है, और कुछ जो है विदेशी भूमि में उनका जन्म हुआ है। ऐसे धर्म जिनका विदेशी भूमि में जन्म हुआ है वहाँ उनके अनुयायी कभी कभी अपने देश के बजाय जिन देशों में उन धर्म का जन्म हुआ उनके प्रति ज़्यादा अच्छी भावना रखने लग जाते हैं, उसके प्रति उनका ज़्यादा लगाव होता है बनिस्बत अपने देश के, जिसकी वजह से राष्ट्रीय एकता में समस्या पैदा आ जाती है और वो देश हित के बजाय अपने निजी हितों को ज़्यादा महत्व देने लग जाते हैं। इसके अलावा अशिक्षित जनता भी राष्ट्रीय एकता में बाधक बन जाती है, क्योंकि अशिक्षित अगर व्यक्ति होगा तो उसे राजनीतिक दल या कोई भी व्यक्ति आसानी से मूर्ख बना सकता है, गुमराह कर सकता है, क्योंकि शिक्षा हमें हमारे अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों का बोध कराती है और अशिक्षा हमें तरक्की से रोकती है, हमारी एकता में बाधक बनती है। इस प्रकार अशिक्षित जनता देश की एकता में बहुत बड़ी बाधक है और अगर हमें इन समस्याओं को समाधान करना है तो हमें अपनी शिक्षा प्रणाली को सुधारने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सारी जो कमियां हैं इन्हें हम शिक्षा के द्वारा ही दूर कर सकते हैं। इस प्रकार हमारा ये जो टॉपिक है आज का वो समाप्त होता है। धन्यवाद।